हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हो और आगे भी आप कॉमर्स फील्ड में ही अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम CUET एग्ज़ाम के अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। जिनको CUET एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी हुई है, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जो CUET एग्ज़ाम है ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको क्लियर करके आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो और वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि 12th के बाद आप इंडिया के एक बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करो तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको मेरे चैनल को जो है वो फॉलो करना होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसके अंदर अकाउंटेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा टाइम देना ज़रूरी है, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम CUET एग्ज़ाम का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सको। ये जो सिलेबस है वो 2026 का है, 2026 में जो एग्ज़ाम आएगा ना उसका सिलेबस है। ओके, सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एग्जाम का जो पैटर्न है वो हम यहाँ पर जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है ना उसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन होंगे, आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 1 घंटे का समय जो है वो मिलेगा। आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर ही आप यहाँ पर जो है वो टेस्ट दोगे। ओके, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 5 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं, यानी कि ये जो पेपर होता है वो टोटल 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है और अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1 नंबर जो है वो कट हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने 4 क्वेश्चन यहाँ पर सही किए तो आपको 20 नंबर मिल गए, ठीक है, और साथ के साथ आपने यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो गलत भी कर दिए तो इस 20 में से आपके यहाँ पर 5 नंबर जो है वो कट हो जाएंगे और आपको सिर्फ यहाँ पर 15 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तुक्का ना लगा पाए, अगर जिसको क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करे, अगर नहीं आता है तो उसे क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ता है, वो तुक्का नहीं लगा सकता है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को इक्वल वेटेज जो है वो मिलते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का रहता है और क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को टेस्ट करते हैं कि बच्चे को अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेबस की। तो आपका जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का सिलेबस है ना वो टोटल 5 यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक एक करके इन यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट 1 की तो ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इसके अंदर आप पार्टनरशिप के बारे में जो है वो पढ़ते हो। उसके बाद यूनिट 2 ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके अंदर आप ये पढ़ते हो कि पार्टनरशिप फॉर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में आप इस यूनिट के अंदर पढ़ते हो। यूनिट 4 जो है वो कंपनी अकाउंट्स है। इसके अंदर आप कंपनी के बारे में पढ़ते हो कि कंपनी क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी है, शेयर्स के बारे में पढ़ते हो, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ते हो। उसके बाद जो यूनिट 5 है ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके अंदर आप पढ़ते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उसका एनालिसिस जो है वो कैसे किया जाता है, क्या क्या टूल्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो आपके पास ऑप्शनल यूनिट भी है, वो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप ये पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है पर टोटल यूनिट आपके 5 ही होते हैं। या तो आप ये वाला यूनिट 5 पढ़ लीजिए या फिर आप ये वाला यूनिट 5 जो है वो पढ़ लीजिए। ओके, अब इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसको भी थोड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की। इसके अंदर आप पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो है वो पढ़ते हो, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म की नेचर यहाँ पर क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। उसके बाद पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिवीजन कैसे होता है उसके बारे में आप पढ़ते हो।
उसके बाद प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ते हो और पास एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहां पर यूनिट 2। ये बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के साथ जो है वो रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ते हो चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, तो इनके बीच में अगर यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वो कैसे होगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ोगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो पढ़ोगे आप, ठीक है। उसके बाद एसेट्स की रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसके बाद एसेट्स को लाइबिलिटीज को कैसे यहाँ पर रीअसेसमेंट जो है वो किया जाएगा, और जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल के बारे में आप पढ़ते हो। इसमें आप पढ़ते हो कि गुडविल यहाँ पर क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं, और गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहां पर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नया पार्टनर की एडमिशन होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे चेंजेस आएंगे, उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसे की जाएगी, एसेट्स की रिवैल्यूएशन कैसे की जाएगी, लाइबिलिटीज की रीअसेसमेंट कैसे की जाएगी, और जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाएगी। उसके बाद कैपिटल के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएंगी। उसके बाद जो 4th टॉपिक है वो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंज आएगा, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, एसेट्स को कैसे रीवैल्यू किया जाएगा, लाइबिलिटीज को कैसे रीअसेस किया जाएगा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्टमेंट यहां पर कैसे की जाएगी। उसके बाद जो डिसीज्ड पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसका कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और लोन अकाउंट की प्रिपरेशन जो है वो कैसे होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर यूनिट 3, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के साथ डील करता है। इसके अंदर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि इसमें सेटलमेंट अकाउंट्स ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से सेटलमेंट अकाउंट्स हैं, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उससे रिलेटेड अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। हालांकि इसके अंदर आप पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू अ कंपनी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इसके बारे में आप यहां पर नहीं पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट 4, ये कंपनी अकाउंट्स के साथ डील करता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप कंपनी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हो। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल का मीनिंग, उसकी नेचर, उसकी टाइप्स, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स हैं इनको कैसे इशू किया जाता है, कैसे अलॉट किया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन को कैसे यहाँ पर मैनेज किया जाता है, और शेयर्स को पार और प्रीमियम पे कब कब इशू किया जाता है, कॉज इन एडवांस क्या होता है, कॉज इन एरियर्स क्या होता है। उसके बाद जब हम शेयर्स को कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहती है, ठीक है। उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। तो जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ठीक है, और जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसको दोबारा से कैसे री इशू किया जाता है। शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स को कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसका क्या तरीका है, क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में पढ़ते हो। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में कि डिबेंचर को हम पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे कब कब इशू करते हैं, कैसे इशू करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहती है। उसके बाद जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं अदर देन कैश, ठीक है, तो वहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स को रिडम्पशन टर्म्स के साथ इशू करना, ये आप पढ़ते हो। डिबेंचर को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप यूनिट 4 के अंदर पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट 5, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप पढ़ते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, ठीक है, और उनका मीनिंग, उनकी नेचर, ठीक है, और उसको प्रिपेयर करना सीखते हो। तो बेसिकली आप सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हो कंपनी की,
उसका फॉर्मेट क्या रहता है, कौन सी हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हो। फिर अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में पढ़ते हो, उनका जैसे अकाउंटिंग रेशियोज का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी टाइप्स, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस और पर्पज ऑफ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हो। और फाइनेंशियल एनालिसिस करने के आपके पास टूल्स कौन कौन से हैं वो आप पढ़ते हो। तो दो इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसके बारे में आप पढ़ते हो। फिर आता है आपका यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिविडेंड, टैक्स, इसके रिगार्डिंग क्या क्या एडजस्टमेंट्स रहती हैं उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और परचेज एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर यूनिट 5, यह है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, उसकी टाइप्स क्या कौन कौन सी है वो आप पढ़ते हो। फिर यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हो। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, कोडिफिकेशंस क्या होते हैं, हायरार्की ऑफ अकाउंट हेड्स क्या होते हैं वो आप पढ़ते हो। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, फिर अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन कौन से फीचर ऑफर करते हैं वो पढ़ते हो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज़ आप किस लिए करते हो। ठीक है, जैसे कि जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करना चाहते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसके बाद पिवट टेबल का यूज़ करके आप रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर करते हो उसके बारे में आप पढ़ते हो। स्प्रेडशीट के अंदर कॉमन एरर्स कौन कौन सी रहती हैं, डेप्रिसिएशन शेड्यूल, पेरोल, अकाउंटिंग, ग्राफ्स, चार्ट इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट फॉर बिजनेस डाटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ते हो। तो ये आपका यहाँ पर फुल सिलेबस है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है वो 12th के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। तो लगभग 80 से 90% सिलेबस आपका 12th का ही है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने 12th के अंदर नहीं पढ़े हैं, जो कि आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्टली आपने जो टॉपिक्स है वो 12th के अंदर जो है वो पढ़े हुए हैं। ओके, और जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है इसके ऊपर मैं क्लासेस जो है वो लेकर आऊँगा, मैराथन क्लासेस वगैरह। तो उसको देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दीजिएगा।